अर्जुन खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना सैंपल लेने के बाद जंक्शन की कोविड केयर सेंटर में रखा गया कैदी रिपोर्ट आने से पहले फरार। कोविड सेंटर की सुरक्षा पर उठने लगे सवाल। टाउन के नए अंडरपास में आवागमन शुरू, स्थायी रूप से बंद हो गया 50 साल पुराना कॉलेज फाटक। सालाना जोड़ मेले पर भी कोरोना का रहेगा असर, इस बार छोटे स्तर पर ही मनाया जाएगा जोड़ मेला। मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई। अब खबरें विस्तार से। फिर एक बार प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल जंक्शन में बने कोविड केयर सेंटर किसान भवन से एक कैदी फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि टाउन पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। जेसी करवाने से पहले उसका सैंपल लेकर उसे कोविड सेंटर में रखा था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही कैदी सेंटर से फरार हो गया। हालात यह है कि फरार कैदी का पुलिस अब तक कोई सुराग भी नहीं लगा पाई है। जंक्शन स्थित किसान भवन से शनिवार सुबह एक कैदी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए फरार हो गया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि चद्दर के सहारे खिड़की से यह कैदी फरार हुआ। इसके बाद से ही अलर्ट हुई पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करवाई है। ये बात सामने आई है कि बाथरूम के बहाने पुलिस को चकमा देकर ये बंदी मौके से रफू चक्कर हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि पहले से भी कोरोना पॉजिटिव रोगी इस केयर सेंटर से फरार हो चुके हैं। इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई। ऐसे में फरार होने का एक बार फिर मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। जो मूलतः 379 आईपीसी का मुलजिम था, जिसका न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट था, गिरफ्तारी वारंट की पालना में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा कल उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार जेसी करवाने से पहले कोरोना टेस्ट हो गया। कोरोना टेस्ट का रिजल्ट के इंतजार में उसको क्वारंटाइन सेंटर किसान भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में भर्ती करवाया था, जो रात को अपने चद्दर का खुद को बांधी हुई पहनने की, वो ओढ़ने की चद्दर को 3 टुकड़े करके रस्से बांध करके और पीछे से बाथरूम के पीछे से कूद करके वो बच गया। जाब्ता वहाँ 18 अन्य मुलजिम भी वहीं थे। जाब्ता गार्ड लगा हुआ था, पुलिस की गार्ड ऊपर थी, लेकिन वो पीछे से बाथरूम की खिड़की खोल करके और वो फरार हो गया। उसके पीछे जिले में नाकाबंदी कराई हुई है। पुलिस की टीम उसके पीछे पकड़ने का प्रयास कर रही है। टाउन में कॉलेज फाटक के पास अंडरपास बनकर तैयार हो गया है। शनिवार से अंडरपास से ही लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी। ऐसे में करीब 50 वर्ष से अधिक पुराना कॉलेज फाटक शनिवार को स्थायी रूप से बंद हो गया। खास बात है कि अंडरपास का निर्माण रेलवे की ओर से 2 माह 18 दिन में पूरा किया गया है। 10 जून को आरसीसी ब्लॉक्स की लॉन्चिंग के बाद शुरू हुआ अंडरपास शनिवार को लोगों के लिए शुरू हो गया। अंडरपास की अप्रोच रोड के साथ रंग रोगन काम हो गया है। जल भराव नहीं हो, इसके लिए 2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसमें एक बनकर तैयार हो गया है। अंडरपास बनने के बाद अब नई आबादी की गली नंबर 2 से कार और बाइक की आवाजाही हो सकती है। लेकिन 10 जून को आरसीसी ब्लॉक्स की लॉन्चिंग के बाद शुरू हुआ अंडरपास शनिवार को लोगों के लिए शुरू हो गया। अंडरपास की अप्रोच रोड के साथ रंगरोगन काम हो गया है। जल भराव नहीं हो, इसके लिए 2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक बनकर तैयार हो गया है। अंडरपास बनने के बाद अब नई आबादी की गली नंबर 2 से कार और बाइक की ही आवाजाही हो सकती है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अंडरपास के दोनों तरफ करीब 60 मीटर लंबी और 6.5 मीटर चौड़ाई में अप्रोच रोड बनाई गई है। अंडरपास को रोड लेवल से 40 सेंटीमीटर ऊंचा रखा गया है, ताकि उसमें बारिश के समय सड़क का पानी नहीं आए। अंडरपास ने रेलवे ने इस शर्त पर से बनाया था कि कॉलेज फाटक को स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। ऐसे में नई आबादी सहित इसके आसपास के एरिया के लोगों के लिए टीबी रोड और बाजार में आवाजाही के लिए अब अंडरपास ही विकल्प होगा। इस प्रोजेक्ट पर रेलवे की ओर से 1 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ बता दें कि फाटक का निर्माण मीटर गेज लाइन बिछाने के बाद किया गया था। अंडरपास बनने से सरकारी एनएमपीजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज की 4000 से अधिक स्टूडेंट्स के अलावा नई आबादी सूर्यनगर, इंदिरा कॉलोनी, पारिक कॉलोनी, गंगा विहार, जवाहर कॉलोनी आदि एरिया के बाशिंदों की निर्बाध एवं सुगम आवाजाही शुरू हो सकेगी। फाटक बंद होने के कारण आने वाली समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी। सुनिए क्या बोले रेलवे के अधिकारी। पर ये जो अपने अंडरपास का निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि हमने 8-10 दिन पहले बताया था आपको कि यह आरयूवी अभी बनके लोगों के लिए तैयार होने वाला है और आज की डेट में ये तैयार हो चुका है कंप्लीट। अभी इसमें रिटर्निंग वॉल, रोड, सारा काम कंप्लीट हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य अभी चल रहा है, जो अभी 3 या 4 दिनों में हो जाएगा। जो अपने बोरिंग का काम है
और जैसा कि ये लोगों की बहुत पहले से डिमांड रही है, 5 या 6 साल पहले से फाटक को अपने, क्योंकि फाटक पर हमेशा एक तो सुरक्षा का भी खतरा रहता है। गाड़ियाँ जैसे जैसे ज़्यादा होंगी, हमारी माल गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ, तो वैसे वैसे ये फाटक बंद रहेगा। जैसे चूना फाटक है, अपना गंगानगर फाटक है, तो गंगानगर जैसे अपने ये जो फाटक हैं इनको अगर बंद करके आरयूबी बन जाए तो ये इसका जो शुरू से इनकी डिमांड रही थी तो अब ये कंप्लीट हो गया है। जो 10 जून को ये अपने लॉन्च किया था। कुछ इसमें यूटिलिटीज़ जो पानी की लाइन जो उनके संबंध में ये लेट रहा, अब ये कम्प्लीटली बन चुका है और ये फाटक अब बंद होना है। आज ये फाटक बंद हो चुका है और इस पे जो फाटक के इसमें डाइवर्ट कर दिया है ट्रैफिक, और ट्रैफिक को इसमें ही जाना है। और इसमें ये 4 बाई 2.5 का है, 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें जितने भी छोटे वाहन हैं उनके लिए पूरा आरयूवी बना हुआ है। बड़े वाहन अंडर ओवरब्रिज से जाएंगे। पर ये फाटक को बंद किया जा रहा है। फाटक का जो इसमें टेक्निकल काम है, चेक रेल और ये सारा जो भी इसमें अपना जो रेलवे का कार्य है वो कंप्लीट करेंगे। रोड और ये सारा रेल को एक बार सफाई करना। कोरोना काल के चलते इस बार टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में सालाना जोड़ मेले का आयोजन नहीं होगा। इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जोड़ मेले को बड़े स्तर पर नहीं मनाकर छोटे स्तर पर ही मनाने का निर्णय लिया गया है। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में भरे जाने वाले जोड़ मेले का आयोजन इस बार सिमट जाएगा। गुरुद्वारा के सेवादार मनजिंदर सिंह ने बताया कि इस बार 9 सितंबर को लगने वाले मेले के दौरान सरकारी स्कूल ग्राउंड में सजने वाले दीवान और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होगा। प्रबंधक कमेटी ने साध संगत से अपील की कि वह मुख्य मेले की बजाय 7 और 8 सितंबर को ही गुरुद्वारा में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मत्था टेक सकते हैं। वहीं इस बार साध संगत की ओर से रखे जाने वाले श्री अखंड पाठ भी सीमित कर दिए गए हैं, जबकि इससे लड़ीवार पाठों के भोग डाले जाते थे। हालांकि गुरुद्वारे में लंगर आदि की व्यवस्था कमेटी की तरफ से की गई है। कि जो हर साल की तरह सालाना जोड़ मेला 25 भादो 9 सितंबर को गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, बाबा महताब सिंह जी हनुमानगढ़ टाउन विखे मनाया जाता है। इस साल जो विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना की फैली हुई है, इस महामारी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ जिस तरह प्रशासन के दिशा निर्देशों अनुसार कि बहुता इकट्ठ ना किया जाए, इस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ जो हर साल हाई स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ मेला जोड़ मेला मनाया जाता सी। खेड कुश्तियाँ ਜਾਂ रात के दीवान ਤੇ 9 तरीक ਨੂੰ दिन के दीवान जो लगते सन, इस बार उस पद्धर ते ये प्रोग्राम नहीं मनाया जाएगा। सारी साध संगत ਨੂੰ बेनती है कि 7, 8 ਅਤੇ 9 तरीक ਨੂੰ ये जरूरी नहीं कि 9 ਨੂੰ ही मत्था टेकिया जाए। जिस किसी श्रद्धावान ने गुरसिख ने गुरु साहब के अस्थान के दर्शन करने होण, वो कोई 7 ਨੂੰ आ जान, कुछ 8 ਨੂੰ आ जान, कोई 9 ਨੂੰ आ जान ਅਤੇ आन के दर्शन मेला करके लंगर प्रशादा छक के बहुता समा इत्थे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। दर्शन करके गफ्फा पानी छक के जल्दी तो जल्दी अपने घरां दे विच जाण दी खिचरात करनी। असीं भी आपदे वल्लों पूरे इंतजाम करांगे सैनीटाइजेशन दे जां सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखण दे। आपदे वल्लों जिन्ना उपराला हो सकिया जरूर प्रशासन का सहयोग करांगे जी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को शनिवार को खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जहां बच्चों ने मेजर ध्यानचंद अमर रहे के जयघोष लगाए, वहीं जिला स्टेडियम में हॉकी और खो-खो के मैचों का आयोजन हुआ। हॉकी में सीनियर वर्ग की टीम ने जीत दर्ज की, तो वहीं खो-खो में रावसर की टीम ने हनुमानगढ़ को हराया। देश को हॉकी में एक अलग पहचान दिलवाने वाले हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर उन्हें कभी बिसराया नहीं जा सकता। ये बात शनिवार को राजीव गांधी जिला स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कही। उन्होंने कहा कि हॉकी के खिलाड़ी आगे बढ़े और देश का नाम करें, इसी मकसद से ध्यानचंद का सपना पूरा होगा। दरअसल राजीव गांधी स्टेडियम में मैत्रीय मैचों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने मेजर ध्यानचंद अमर रहे के उद्घोष लगाकर उन्हें याद किया। एशिया कप गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप कुमार ने कहा कि इस दौरान हॉकी की सीनियर जूनियर टीमों में मैत्री मैच हुआ है। इसमें सीनियर टीम ने जीत दर्ज की, वहीं खो-खो के मैच में रावसर ने हनुमानगढ़ पर शानदार जीत दर्ज की। इस दौरान एडीएम अशोक असीजा ने खिलाड़ियों से परिचय कर मैचों की शुरुआत करवाई। वहीं पार्षद गौरव जैन ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी का वितरण किया। जी, ये हमने अपना मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे जो अपना इंडियन गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स डे घोषित किया हुआ है, उस दिवस पे आज हमने इधर टूर्नामेंट मैच करवाए थे। एग्जीबिशन मैच थे, एक हॉकी का मैच था, एक खो-खो का मैच था। हॉकी का मैच जो था वो अपना सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग के बीच था, जो सीनियर वर्ग 2-0 से जीती है। और जो खो-खो का मैच था वो रावतसर वर्सेस
हनुमानगढ़ की टीमों में था, जो राउत सर ने हनुमानगढ़ को पिछाड़ते हुए मैच जीता है। ये अपना जो स्पोर्ट्स डे है, ये अपना मेजर ध्यानचंद जी के प्रस्तुत है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो मेजर ध्यानचंद थे, ये हॉकी के जादूगर होते कहलाए जाते थे, क्योंकि ये पहले शख्स हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने हॉकी में इंडिया की एक ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल अकेले ने जीते थे। ये उनकी उपलब्धियों के कारण ही जो अपनी हॉकी इंडिया में चल रही है, ये उनके किया कर्म सारा है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जिले में कई आयोजन हुए। इसके तहत स्काउट गाइड शाखा टाउन की तरफ से तेग बहादुर स्कूल में कई खेल प्रतियोगिताएं हुई। इसमें स्काउट्स के बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम इसे बड़े चाव से और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों में भी एक अलग सा चार्म रहता है कि आज हमने खेल दिवस मनाना है। तो आज हमने स्काउट गाइड LA हनुमानगढ़ की टाउन की इकाई की तरफ से गुरु तेग बहादुर स्कूल में इस दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया, जिसमें गाइड्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमने छोटी छोटी 1-2 प्रतियोगिता भी करवाई और ये मनाने के हमें मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे। और कोरोना काल में जो गाइडलाइन चल रही है प्रशासन की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस दिन को मनाने का प्रयास किया। 20 मार्च से सत्तासीन प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सरकार को घेरते हुए कोरोना काल में भी आमजन को लूटने वाली सरकार करार देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 31 अगस्त को बिजली कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा, जिसमें इसके बाद 2 सितंबर को प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों के नुकसान, वेट दरें बढ़ाने सहित ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आमजन को न्याय दिलाने की मांग करते हुए SDM कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। 4 को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी उपस्थित रहे। शिलान्यास अगर इन्होंने एक भी किया है तो ये भी मैं आपके मार्फत से प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ। युवाओं के लिए 2 बजट में कुल 1,28,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन अभी तक मात्र 16,000 हुई। इसी प्रकार कोरोना कुप्रबंधन में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार जब खुद ही सरकार अपने आप को बचाने में लगी है तो ये जनता को क्या बचाएंगे? जनता राम भरोसे थी या पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर, चाहे गरीब हो चाहे जरूरतमंद हो, सबके लिए एक जो सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में न होकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करके लोगों का सहयोग किया। ये कि राजनीतिक चेतना शून्य है। ये राजनीतिक चेतना इस जनता में शून्य होने का ही परिणाम है। नहीं कहीं जनप्रतिनिधि की हिम्मत है, इतना बड़ा कोरोना काल, संक्रमण काल चल रहा है और वो जनता के बीच नहीं आए, ये कहाँ लिखा हुआ जाता है। लेकिन ये राजनीतिक चेतना शून्य। मैं तो इसी को यही मानता हूँ कि इस क्षेत्र की राजनीतिक चेतना शून्य। ऐसे लोगों को काम मौका मिलने वाला है। कोई नए आते तो ये मान लेते भाई ये हमसे बेहतर हो सकता है। ये तो वर्षों से लोगों के परखे हुए, आज तक कभी नहीं है। आसपाल विपक्ष से पूछ रहे हैं तो उस समय तो हमारी तो हालत एक कर्मचारी से बेहतर थी हमारी कार्यकर्ता की। जब भी कोई शहर में कोई विपदा, कोई गांव में या कोई किसी तरह की आती तो प्रत्येक कार्यकर्ता को उसको जाकर उस काम को संभालना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस वार्ता 20 माह पुरानी प्रदेश में कांग्रेस सरकार, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में अब होगा न्याय के नाम पर जनता के बीच गई और जनता के वोट मांगे और जनता ने इनको आशीर्वाद दिया। अब ये जनता के साथ जो न्याय कर रही है वो आपके सामने। इन्होंने कहा कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। एक भी किसान का कोई एक पैसा माफ नहीं हुआ, बल्कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
इसी प्रकार इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे या भत्ता देंगे। आज तक किसी को सिर्फ 16,000 भर्ती, किसी को रोजगार नहीं मिला और न ही कोई भत्ता दिया गया। इसी प्रकार चाहे आप बिजली की बात करें, आमदन त्रस्त है, VCR भरकर प्रताड़ित किया जा रहा है, फ्यूल चार्ज और सरचार्ज, फिक्स चार्ज सब बढ़ाकर आमदन को लूटा जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, चाहे कानून व्यवस्था। अंत में तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इनके 2 साल के शासन में, 20 माह के शासन में कोई भी एक भी विकास कार्य का जिले में इन्होंने अगर शिलान्यास किया तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में इन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में भी प्रबंधन नाम की इनके पास कोई चीज़ नहीं। जो भी काम हुआ है वो जनता के सहयोग से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद की सेवा की। और इसी के साथ साथ चाहे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इनके कोई अगर एक भी काम इन्होंने 2 वर्ष में किया, चाहे ग्रामीण विकास की बात, चाहे शहर के विकास की बात, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 31 अगस्त को प्रत्येक इनके बिजली AEN ऑफिस पर हमारे मंडल अध्यक्ष धरना देंगे। 2 तारीख इन सब बातों को लेकर कानून व्यवस्था, टिड्डियों का हमला, किसानों के नुकसान, गौशालाओं को जो हम अनुदान दे रहे थे, चाहे डीजल पर हमारा रेट जो वेट हमने लगाया उससे इन्होंने डेढ़ा करके, और जबकि बात ये केंद्र सरकार पर थोप रहे। पिछले पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय हरियाणा और राजस्थान का मात्र 3 रुपए का डीजल के रेट का फर्क था, जो आज 10 रुपए। इन सब बातों को लेकर जनता को न्याय मिले, ये तो न्याय के वादे से आए हैं, लेकिन वास्तव में जनता को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल पर और 2 तारीख को SDM कार्यालय पर और 4 तारीख को कलेक्टर को सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देंगे और जनता को न्याय दिलाने का जो हमारी कोशिश है कि इस संक्रमण से भी बचा जा सके और इस सरकार को घेर कर जनता को राह दिलाने का प्रयास करें, जो हमारी विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। जीवन में हमेशा संघर्ष करने वाले, आमजन की समस्याएं उठाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं इंटक के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उदयपाल सारस्वत का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह टाउन कल्याण भूमि में किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि हनुमानगढ़ के लिए भारी क्षति है। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के पिता उदयपाल सारस्वत का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन पर शहर के विभिन्न राजनीतिक सहित सामाजिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। वहीं शनिवार को उनकी अंतिम यात्रा में कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। राजनीति से दूर रहते हुए समस्याओं को लेकर जन संघर्ष करने वाले उदयपाल सारस्वत के बारे में नेताओं ने कहा कि आमजन की रहनुमाई करने वाले उदयपाल के चले जाने को अपूर्णीय क्षति पता है। यहाँ आपको बता दें कि उदयपाल सारस्वत की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में थी। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर भी रहे, वे पार्षद भी रहे। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर कॉमरेड शौकत सिंह के सामने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वे सफल नहीं हुए, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। हनुमानगढ़ के सीनियर कांग्रेस लीडर रहे उदयपाल सारस्वत का उनकी इच्छानुसार कांग्रेस के साथ ही उन्हें तिरंगे में लपेटकर श्रद्धांजलि थी। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व प्रदेश महासचिव मनीष धारणिया, पूर्व जिलाध्यक्ष इशाक खान, यूथ कांग्रेस के मनोज सैनी, पार्षद मुकेश भार्गव सहित PCC सदस्य और शहर के गणमान्य नागरिक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के एक वयोवृद्ध जो नेता, जिसका निधन होने पर समस्त कांग्रेसियों को गहरा आघात लगा है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी एक क्षति है, जिसकी पूर्ति कर पाना असंभव है। उदयपाल जी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और बहुत कम अंतरों से जो है ये चुनाव हारे थे 80 के अंदर। उसके बाद इन्होंने ये कांग्रेस के अंदर शामिल हुए और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, पार्षद भी रहे और ये एक समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते थे और हर किसी के दुख दर्द में ये काम आते थे। और जब किसी की कोई पीड़ा होती थी या किसी गरीब आदमी के लिए कोई काम होता था, ये तुरंत उसके लिए रहते थे। और हमें आज बड़ा गहरा दुख है इस बात का कि आज हमने ऐसा नेता खो दिया जिसकी पूर्ति कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। आदरणीय उदयपाल जी सारस्वत समाजवादी पार्टी के शुरू में नेता रहे हैं। समाजवादी और नेचर से समाजवादी थे। लोगों में घुलना मिलना रहना, सादा जीवन व्यतीत करना हर जगह, चाहे कहीं मकान टूटने का सवाल था, मोहल्ले में कोई समस्या थी, शहर की कोई समस्या थी, हमेशा हर जन संघर्षों में साथ रहे हैं।
और राजनीतिक विचारधारा को बुला के भी साथ रहें। हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और मेरा उनके साथ वास्तव जो है 1974-75 से था और उसके बाद भी वो लगातार 1977 में उनको जो है जनता पार्टी की टिकट भी हनुमानगढ़ से मिली, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद लगातार उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये सोच के कि ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सी पार्टी, जहीं भी सवाल था, चाहे मजदूर का था, किसान का था, तो वो उनके साथ रहे। और हमारे साथ तो इसलिए रहा कि वो 2 बार 3 बार चुनाव लड़े वार्ड मेंबर का। तो हमारे शौकत सिंह जी कहते कुछ भी हो, उदयपाल जी हैं वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो सबसे व्यक्तिगत तौर पे उनका व्यवहार, उनका जो है राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आम जनता की, आम लोगों की समस्याओं के लिए वो हमेशा साथ रहे थे और हमारे साथ तो हमेशा संघर्षों में रहे। चाहे सवाल हमारी पार्टी का था तो भी हमारे साथ खड़े होते थे। और अब भी 3 जुलाई को तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो उनका और उसके साथ साथ ट्रेड यूनियनों का 10 ट्रेड यूनियन ने उनका जो अभी आंदोलन था, और वो भी इंटेक से थे, भी इंटेक के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, इंटेक से थे, तो भी मेरे को टेलीफोन किया। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप नहीं आए। उसके बाद भी उस आंदोलन में वो 3 जुलाई को भी गए हैं और निश्चित तौर से हनुमानगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जंक्शन में बने हेड वाटर वर्क्स के 2006 तक बने डिजाइन की मियाद खत्म हो चुकी है। हालात यह है कि 14 वर्ष बाद डिमांड और उत्पादन में 50% का अंतर आ चुका है। ऐसे में शहरवासियों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा। आज देखिए स्काई न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। हम अगर आपको कहें कि आपके घर में आने वाला पीने का पानी शुद्ध नहीं है तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यही सच्चाई है। दरअसल आधे शहर में तो नहरी और आधे में कुओं के पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंक्शन में बने हेड वाटर वर्क्स की दशा बेहद खराब है। यहाँ बनी डिग्गियां, टंकी, फिल्टर और भवन तथा मोटरें काफी पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी हैं। पूरे परिसर में खरपतवार उगी हुई है, जहां दिन भर आवारा पशु विचरण करते हैं। पूरे परिसर में पानी बहता रहता है, मानो वाटर वर्क्स नहीं कोई जोहड़ हो। दरअसल हेड वाटर वर्क्स का डिजाइन 2006 तक बना था। अब इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, मगर उसी ढांचे से शहर को पानी दिया जा रहा है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जंक्शन और जौड़कियां इस वाटर वर्क्स से जुड़े हैं। वर्तमान जल मांग 25,000 किलोलीटर है, लेकिन फिलहाल जल संशोधन क्षमता महज 12,000 किलोलीटर है। ऐसे में मांग से आधी जलापूर्ति हो रही है। इसके चलते आधा शहर कुओं के पानी पर निर्भर है। इसे देखते हुए 2015 में एक बड़ा प्लांट और डिग्गी स्वीकृत हुई थी, मगर ठेकेदार की आपसी लड़ाई के चलते मामला कोर्ट में चला गया और योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। इसका खामियाजा भी आमजन को भुगतना पड़ा। इसके बाद 2018 में जलदाय विभाग खंड हनुमानगढ़ ने 125 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया। इस प्रोजेक्ट पर विचार करने के बाद न्यूनतम दरें रिवाइज कर 250 करोड़ का RUIDP को सौंप दिया गया। इसी अनुसार कार्य चालू हो गया, मगर 1.5 वर्ष पूर्व निर्माण कंपनी व RUIDP के बीच विवाद पैदा हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। अब फिर से 1.5 वर्ष से कार्य ठप पड़ा है। सुनिए क्या बोल रहे हैं शहर के नागरिक। पूरे शहर में जो वाटर वर्क्स की टंकियां जहां से ये पानी सप्लाई होता है, बहुत ही मटमैला पानी आता है और उसकी काफ़ी समय से सफाई भी नहीं हुई है। सेक्टर 12 में और या जहाँ से भी ये पानी सप्लाई होता है, इतना गंदा पानी है कि पीना तो दूर कि आप उससे नहा भी नहीं सकते। और RUIDP योजना भी अधर में पड़ी है। हम प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस दिशा में उचित कार्रवाई कर इसको ठीक किया जाए और शहरवासियों को राहत प्रदान की जाए। पानी एक मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, उससे ही स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है और दोनों इससे डबल नुकसान है कि एक तो आदमी बीमार पड़ रहा है और ऊपर से उसकी मूलभूत आवश्यकता जो है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। वाटर वर्क्स के एक कर्मचारी ने बताया कि 15 वर्षों से डिग्गियों की सफाई नहीं हुई। ऐसे में डिग्गियों में भी पानी के साथ गंदगी पसरी हुई है। वही पानी शहर में सप्लाई हो रहा है। पेयजल पाइपें वर्षों पुरानी हैं, जिससे आए दिन लीकेज की समस्या रहती है। हालात ये है कि टाउन और जंक्शन में करीब 800 पेयजल पाइप लीकेज है। रोजाना विभाग में शिकायतें आ रही हैं, मगर इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा। इसके चलते लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि वाटर वर्क्स की स्थिति को सुधारने के लिए न तो जनप्रतिनिधि गंभीर हैं और न ही विभाग के अधिकारी। इसी का परिणाम है कि पूरे शहर को पानी देने वाला वाटर वर्क्स अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। गौरतलब है कि शहरी योजना हनुमानगढ़ के अंतर्गत रखरखाव कार्यों के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता का मात्र 15% ही है।
अधिकारियों के पास मोटर पंप चलाने के लिए भी तकनीकी स्टाफ नहीं है। गत 5 वर्षों में तकरीबन 70% कर्मचारी रिटायर हो गए, परंतु नई भर्ती एक भी कर्मचारी की नहीं हुई। RUIDP के प्रोजेक्ट में प्रावधान था कि जो कंपनी निर्माण करेगी वही फर्म 10 वर्षों तक जल योजना का रखरखाव करेगी। मामला कोर्ट में होने के कारण यह हाल नहीं बदला जा रहा। नतीजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। देखिए क्या बोले जलदाय विभाग के SC। द्वारा स्कीम सैंक्शन है और कार्य RUIDP द्वारा पूर्ण कार्य RUIDP द्वारा किया जाना है और उनका स्टोरेज टैंक वगैरह का स्टे आया हुआ है, तो उसके बाद ही ये कार्रवाई संपन्न होगी। कब तक शुरू हो सकता है सर? ये RUIDP वाले ही इस संबंध में आपको विस्तृत बता सकते हैं। इससे पहले अपने सर साफ सफाई कोई साफ सफाई रूटीन में कराते हैं, बरसात में है हो जाती है 10-20 दिन में वापस करवा दी जाएगी। लॉयंस क्लब डायमंड की ओर से टाउन थाने में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोरोना के तहत चलाए गए अभियान के तहत यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर DSP, नगर परिषद उप सभापति आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब डायमंड ने कोरोना से बचाव के लिए शनिवार को टाउन थाने के स्टाफ और वहां आने वाले फरियादियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। दरअसल क्लब की ओर से कोरोना के चलते यह अभियान चलाया जा रहा है, इसी के चलते यह वितरण कार्य किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि वे आमजन में मास्क लगाने और सैनिटाइजर करने की जागरूकता बढ़े, इसके लिए क्लब की ओर से अभियान चलाया गया है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड के कोरोना वॉरियर कैंपेन के तहत आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में सभी स्टाफ व सभी ऑफिसेज में सैनिटाइज़र व मास्क वितरण का कार्य हमारी टीम द्वारा किया गया। तो इस कैंपेन में हमारे प्रेसिडेंट लॉयन के जहांगीर, ट्रेजरर श्री जसवंत गोयल, सिराजू भाई, प्रदीप जी शेरेवाला और लॉयन टीम के 15 से अधिक मेंबर उपलब्ध हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद आम सेवा, जन सेवा करने वाले रियल कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना और उनको इस कैंपेन के थ्रू जागरूक करना और आम जन जो यहाँ आता है उसको सैनिटाइज़र व मास्क उपलब्ध रहें, इसी कैंपेन के तहत हमने आज सेवा कार्य किया। कुछ दिन पहले टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर से मारपीट और छीना झपटी की वारदात होने के बाद हरकत में आई GRP पुलिस ने शनिवार को टाउन रेलवे स्टेशन पर गश्त शुरू कर दी। GRP पुलिस कर्मियों ने स्टेशन परिसर का जायजा लिया और वहां अनावश्यक रूप से आने वाले लोगों से जानकारी भी ली। टाउन रेलवे स्टेशन पर छीना झपटी और लूटपाट की पिछले दिनों घटित वारदात के बाद शनिवार को GRP थाना जंक्शन की ओर से टाउन रेलवे स्टेशन पर गश्त शुरू करवाई। थाना के पुलिस कर्मियों ने टाउन रेलवे स्टेशन पहुंच स्टेशन परिसर सहित प्लेटफॉर्म आदि का जायजा लिया, वहीं नियमित गश्त करने की बात कही। इस दौरान वहां पहुंचे कुछ लोगों से उन्होंने पूछताछ भी की। दरअसल पिछले दिनों टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर से स्टेशन पर ही कुछ असामाजिक तत्वों ने छीना झपटी और मारपीट की थी। इसके बाद स्काई चैनल ने यह समस्या उठाई। इसके बाद GRP थाने ने यहाँ गश्त शुरू की है। हाँ, यहाँ क्या है कि थोड़े दिन पहले स्टेशन मास्टर के साथ वो लड़ाई झगड़ा कर लिया था असामाजिक तत्वों ने, तो उन्होंने लिख के दिया वो मीमों के बजाय यहाँ स्टेशन पे आते हैं असामाजिक तत्व है, वो क्या लड़ाई झगड़ा वगैरह लूटपाट करते हैं। इसलिए पुलिस की गश्त जारी है और जब पकड़े जाएंगे उनको जिस प्रकार की होगी आवश्यकता के मुताबिक वो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, रेलवे स्टेशन में तो आ जाते हैं, कोई होता है तो जैसे पूछ लेते हैं भी किस कारण से है, वो क्या है, इस प्रकार करके बाहर भेज देते हैं। स्टेशन बंद है, यहाँ कोई मालगाड़ी आती है तो उसकी सूचना आ जाती है जब स्टेशन मास्टर आते हैं, नहीं तो स्टेशन बंद है। इसलिए यहाँ का रेल का कोई काम नहीं है, जिसको आना हो वो उधर से चले जाए या फिर आगे से निकल जाए। स्टेशन पर भी कोई किसी का यात्री का आना जाना कोई व्यवस्था है नहीं, सारी पैसेंजर ट्रेनें सब बंद है। नहीं, हमारे तो स्टेशन सारे हैं, जंक्शन है, ये है, आगे भी है, तो जिस प्रकार से समय मिलता है उस हिसाब से गश्त के लिए आ जाते हैं। अधिकारियों की ये आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गश्त की जाए ताकि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हो। कोई असामाजिक तत्व अगर आपको पकड़े जाते हैं तो उसकी जैसे जिस प्रकार की हो उसकी कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर मार्ग पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार से दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत से 4 जने गंभीर घायल हो गए। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों वाहनों पर 2-2 जने सवार थे। चारों को एम्बुलेंस 108 के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीबन 9 बजे एक बाइक पर सवार 2 जने जंक्शन से श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित गांव जंडावाली की तरफ जा रहे थे। जब वे जंक्शन से करीबन 1 किलोमीटर दूर रास्ते में एक ढाणी के पास पहुंचे तो सामने से जंडावाली की तरफ से तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के प्रखच्चे उड़ गए। दोनों बाइक पर सवार चारों जनों की गंभीर चोटें आई हैं।
सूचना मिलने पर जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की सहायता से चारों को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कोरोना काल के चलते पहला ऐसा मौका रहा जब जंक्शन के मुख्य बाबा रामदेव मंदिर में मेला नहीं भरा। बाबा रामदेव मंदिर में भादवा सुद दशमी पर हर बार मेले में पूरे दिन जिले भर से श्रद्धालु जुटते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। ऐसे में शुक्रवार को बाबा रामदेव मंदिर में रात 8:15 बजे महाआरती का आयोजन मंदिर कमेटी सदस्यों ने श्रद्धामयी माहौल में करवाया। ऐसे में जहां फेसबुक पेज पर लाइव दर्शन करवाए गए, वहीं स्काई चैनल पर भी लाइव आरती दिखाई गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।